आज हम लोग बात करेंगे काउंटर कल्चर के बारे में। यहाँ पे काउंटर कल्चर का नाम किसी ने सुना है पहले? आप सब में से किसी ने? नहीं, पता नहीं है कि क्या है। सही है। तो अभी जिस तरह आसिफ बता रहे थे आपको सारा हमारा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, डिलीवर कैसे होता है, क्लाइंट से टेस्टिमोनियल कैसे लेते हैं, ये तो हर कंपनी कर रही है। तो पाकिस्तान की भी कर रही हैं, इंडिया की भी कर रही हैं, यूएस में बैठी कंपनीज भी कर रही हैं। तो आप हाउ डू यू गेट अहेड ऑफ द गेम? जैसे समझा जाता है कि यूएस के अंदर इनोवेशन जो है वो सिलिकॉन वैली में है और जगहों के ऊपर सॉफ्टवेयर की होती है, और जितना भी काम सिर्फ डेवलपर का बैठ के बताना है कि क्या करना है वो कर देगा बैठ के, वो सारा आउटसोर्स हो जाता है इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ में। तो हमसे इनोवेशन क्यों एक्सपेक्ट नहीं की जाती? कोई बता सकता है? क्या हम इनोवेटिव नहीं है? हम कर देते हैं। इनोवेशन का कल्चर नहीं, कैसे लेके आए इनोवेशन का कल्चर? किसी के पास कोई बिट्स? कैसे हम अपने आप को इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं? कैसे सोचे आउट ऑफ द बॉक्स? मैं जैसे इनोवेशन करना चाहता हूँ, मैं बॉक्स से कैसे सोचूं भाई? हाँ, कौन कहता है ये? यूनिवर्सिटी से मसला शुरू होता है, उससे पहले आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते आ रहे होते हैं। डब्बा ही खराब है। सही है, उसी को डिस्कस करते हैं कि क्या हम क्यों यहाँ पे इनोवेशन नहीं होती और हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं की जाती इनोवेशन। मिसाल के तौर पे कहा जाता है, एप्पल के फ़ोन के पीछे देखना लिखा होता है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना, कि आप बस असेंबली वाला काम ही करें, डिज़ाइन हम वहाँ बैठ के करेंगे, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप डिज़ाइन करें। तो यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनमें इनोवेशन नहीं होती? क्या उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती? यहाँ के वो बच्चों में प्रॉब्लम है जो पैदा हो रहे हैं? बॉक्स का इशू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है और अमेरिका में जो बच्चा पैदा हो रहा है, जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल आज़ाद होता है, डब्बे में नहीं होता किसी, ऐसे ही है। तो जो कहीं पे भी पूरी दुनिया में बच्चा पैदा होता है पहली बार, वो बॉर्न फ्री और आज़ाद होता है, उसकी कोई सोच नहीं होती, उसको कोई बताया नहीं जाता कि ये डब्बा है, इससे बाहर सोचना है या इसके अंदर ही सोचना है। सिर्फ होता क्या है, जैसे अगर हम हमारी सोसाइटी की बात कर लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं ना, उसका सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक मतलब उसका ये होता है कि ये दायरा इस्लाम अब तुम्हारे इर्द गिर्द लग गया है, इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, कि इस दायरे से अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम इस्लाम से खारिज हो गए हो। ऐसे यही बताया जाता है, यही मतलब होता है इस बात का। इसका मतलब ये है कि हम बॉर्न मुस्लिम हैं, हमने चूज़ नहीं किया रिलीजन। अगर आप देखेंगे कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वो गोरा होता है जो पैदा किसी और मज़हब में हुआ था लेकिन वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने बाय चॉइस इस्लाम को सिलेक्ट किया है, उसने फिर उसको पढ़ा है, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया। हम तो एक डब्बे में बस आए हैं कि हमें पता है कि इस्लाम है, हमने कभी कोशिश नहीं की कि इसको समझें। जो हमें आगे पीछे छोटे मोटे मौलवियों ने जो बता दिया वो हमें पता है, उसके बाहर हमें कुछ पता नहीं है। तो ये एक दायरा लग जाता है। अभी ये आगे चल के मैं बताता हूँ, ये दायरा मादर पिदर आज़ाद भी बंदा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे ही चलते हुए किसी को थप्पड़ मार दूँ। मादर पिदर आज़ाद ही है ना कि ऐसे मैं चलते हुए मार दिया, लेकिन और क्योंकि जी मैं पावरफुल हूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलने लग जाएगा ना फिर तो, अगर कोई दायरा नहीं है। तो रिलीजन चलें, इस्लाम है या कोई और है, तो वो आपको एक सेट ऑफ रूल्स देता है एक सोसाइटी को चलाने के लिए। वो इस्लाम है या कोई भी रिलीजन आप उठा लें, लेकिन हम इस्लाम की बात करें, हमारी सोसाइटी में इस्लाम है। अच्छा, ये पहला दायरा लग गया जो डब्बा आपने कहा है कि ये पहला डब्बे के इर्द गिर्द एक चीज़ आ गई, ठीक है। सेकंड क्या डब्बा लगता है? सोसाइटी के नॉर्म्स। अच्छा, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं कि कैसा मैंने ड्रेस किया हुआ है। मैं जैसे केपी के और पंजाब के भी रूरल एरियाज़ के अंदर है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, वो कोई मुझ कटवा ले। वो मुझे याद है
मैट्रिक में मैं छोटी छोटी अभी मूछें थी तो मैं वो शेव कर ली। तो वो कोई बहावलपुर से कोई अंकल आए हुए थे को मिलने के लिए, वो कहते बेटा बात सुनो। मैं हाँ जी। कहते बेटा मूछें ना किया करो, खुसरा लगता है बंदा। तो अब वो फिर जी अब है तब से मूछें हैं। तो तो नहीं, लेकिन बात ये है कि ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैंने मूछें रखनी है या नहीं रखनी है, कि सोसाइटी की चॉइस नहीं होनी चाहिए कि इसने मूछें रखनी है। तो वो केपीके के कुछ एरियाज़ में आप देखेंगे वहाँ के लोग फेशियल हेयर्स अगर नहीं रखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। उनको छेड़ेगा, कोई गुजरता हुआ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो तो ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं कि आप ड्रेस, जैसे आप मिसाल देखें ना कि मैं अगर ये आज कोट पहन के आऊँ, वैसे तो हाथ में पकड़ के लाया था, यहीं पे पहना है ताकि ज़रा ठीक लगूँ। तो लेकिन क्या है कि अगर आप ऑफिस, किसी भी ऑफिस की बिल्डिंग में जा रहे होंगे ना और आपने सूट पहना हुआ है, कोट नहीं प्रॉपर सूट पहन के आप जा रहे हैं, तो वो जो गार्ड है ना वो फ़ौरन आपके लिए बड़ा इजी आपको जाने देगा, आपकी कोई चेकिंग मेकिंग भी इतनी नहीं करेगा और आराम से। जैसे एयरपोर्ट्स का अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें ना एज अ पाकिस्तानी, तो हमारे पे तो वैसी सख्ती ज़रा होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो वो कहते हैं कि आप ड्रेस अच्छा करके जाएँ ताकि आपको एयरपोर्ट पर वो समझें कि यार अच्छा ये एवं ही नहीं कोई पाकिस्तानी, ये कोई पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, कोई इस तरह, उसको वो आपको जज करते हैं कपड़ों की बेस के ऊपर। और ये वो गार्ड से लेके हर बंदा जज करता है आपको कपड़ों के ऊपर, कि वो देखेगा कि अच्छा यार ये सूट में आया ना, ये अफसर है, इसको नहीं कुछ कहना। वही अगर आप समझें कि कोई रनिंग करके आए हैं, आपका पसीना टपक रहा है, शलवार कमीज़ आपने पहनी है, वो गार्ड आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि भाई किधर से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, टेम्परेचर भी चेक कर रहा है आपका मुफ्त में, वो दूसरे का नहीं। तो क्या है, सोसाइटी हमें कुछ चीज़ों की बेसिस पे जब जज करती है और हमें फिर उन नॉर्म्स के लिहाज से चलना पड़ता है एज अ सोसाइटी। फिर कुछ नया डब्बा एक भाई फ्रेंड्स एंड फैमिली का, कि कुछ चीज़ें हैं जो फैमिली आपके लिए डिसाइड कर देती है। मेरा बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फलानी चीज़ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फैमिली ने पहले से सोचा होता है कि यार ये अच्छा, ये इससे ये कराना है। और वो अगर आप देखेंगे ना तो वो हर बाप की ख्वाहिश होती है, वो जो खुद नहीं कर सका ना, वो उसकी कोशिश होती है उसका बच्चा कर जाए वो किस तरीके से। अगर आप वैसे सोचेंगे ना कि वो जो आपको बातें कह रहे होंगे जनरली वो होंगी कि वो उन्होंने अपने लिए सेक्रीफाइस की हैं, बेशक सोसाइटी की वजह से, किसी भी वजह से की हैं, फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, लेकिन अब ये माइंड में होगा कि ये मेरा बच्चा वो चीज़ कर जाए। तो फ्रेंड्स में कैसे, फ्रेंड्स में ऐसे कि वो जो सिगरेट पीने वाला ग्रुप है, अब उसमें आपने अगर अपने आप को वो इन रखना है, आपको सिगरेट पीनी पड़ेगी, वरना वो आपको वो छेड़ेंगे, यार पी ले, तू पीता ही नहीं है यार, तू क्या, और 10 तरह की बातें। पढ़ने वाला ग्रुप है, अगर आप उसके अंदर अगर अपने आप को इन करना चाहते हैं तो आप जब तक नहीं उस लेवल का पढ़ेंगे तो वो आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे ऊपर। तो कुछ चीज़ें अब आपकी डिफाइन हो रही हैं फैमिली से, कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी फ्रेंड से। इसके अलावा कौन से दायरे हैं, कोई बता सकता है? ये तो चलें 3 की हमने बात कर ली, कोई और दायरे भी होंगे। हाँ ठीक है, ऑफिस का इन्वायरमेंट हो गया, स्कूल का हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, जेंडर हो गया। तो वो हर जेंडर के कोई सर्टन, जिस तरह जेंडर का उन्होंने कहा है, अच्छा एक सर्कल बताया कि जेंडर से कुछ एक्सपेक्टेशंस है हमारी, कि चाहे लड़की हो तो ऐसी हो, लड़का हो तो ऐसा हो। तो ये दायरे बनते हैं, तो आपके लिए अपने लिए तो कोई जगह बचती नहीं है। आप तो फिर वो मस्जिद में मौलवी के पास जाते हैं, उसे जाए कहते हैं मैं टोपी रख के ये बड़ा ऐसे करके, घर आते हैं अबू से उस तरीके से मिलते हैं जिस तरह वो आपको देखना चाहते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं सूटा निकाल लेते हैं जिस तरह दोस्त आपको देखना चाहते हैं। तो आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, तो ये अगर आप नोटिस करें हर बंदा ये कर रहा होता है। दोस्तों में हम अलग हैं, हमारी जुबान ही चेंज हो जाती है, दोस्तों के घर में जुबान और बोल रहे हैं, दोस्तों के साथ आके मुंह से गालियां भी निकलने लग जाती हैं और तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं मुंह पे। क्यों हम हर जगह पे एक जैसे नहीं हैं? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस हमारे से कुछ और हैं, हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और हैं, और मस्जिद के मौलवी की और हैं। हम सबको पूरा करते हैं, तो हम सबको दिखावा करते हैं, तो हमारे लिए अपनी जगह कुछ नहीं रहती, ओरिजिनलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो हम कुएं का मेंढक बन जाते हैं, वो जो डब्बा है, हाँ, तो वो कुएं का मेंढक बन जाते हैं कि फुदक रहे हैं उसी एक,
एक ही जगह के अंदर, इधर जा रहे हैं उसके जैसे हो गए, इधर जा रहे हैं उसके जैसे हो गए, ठीक। और ये फिर मज़े की बात ये है कि ये इतनी क्लियर नहीं होती गोल गोल दायरे, ये आपस में गुथम गुथा भी हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल दे सकता है जब ये दायरे गुथम गुथा होते हैं? उधर से अबू आ जाए बिल्कुल। और अगर इसकी कोई मज़हब एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप देखेंगे कि इस्लाम कहता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रख सकते, और उसका सलूशन ये है कि आप शादी अर्ली कर लें। अब वो मौलवी साहब ने सुन ली बात, अब जाके आप अब्बा जी को कह रहे हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो अब्बा जी आगे से क्या आपको कहेंगे? पहले कमा लो, घर हो, गाड़ी हो, ये चीज़ें करो, स्टेबल हो जाओ, फिर देखेंगे। तो अब ये दोनों, ये अब आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन इसमें और है और आपका मजहब आपको कुछ और गाइडेंस दे रहा है। बेतहाशा मिसालें हैं जहाँ पे ये आपस में इंटरमिंगल होके आप पजल रहते हैं हर टाइम पे, तो परेशानी के अंदर चले जाते हैं। इस सब बात का जो इनोवेशन से जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आप फिर कंप्लाइंट हो जाते हैं। मौलवी साहब के पास गए, उनकी बात से कंप्लाई कर दिया, घर आए, अब्बा जी ने जो कहा उसकी बात से कंप्लाई कर दिया कि ठीक है अब्बा जी, आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूंगा, आप ये कह रहे हैं मैं ये करूँगा, आप फलाना कह रहे हैं मैं ये करूँगा, दोस्त जो कर रहे हैं, आप हर बंदे से कंप्लाई करते हैं। आप अपना कुछ नहीं सोचते, ना आप अपना कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही उस डब्बे में बंद कर दिए गए हैं जहाँ पे आपको सोचने की सलाहियत देना ही नहीं चाहता कोई। आप वो कहते हैं ना, मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी आपकी होगी है कि मुनाफकत की आपके अंदर। आपको ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिला होगा जो आप देखेंगे वो अपने दोस्तों के साथ भी वैसा है, अपने घर वालों के साथ भी वैसा है, और अपने ऑफिस में भी वैसा है। कोई एक बंदा ज़रूर होगा। मेरी ज़िंदगी में तो हैं, मैंने देखे हैं लोग। हम लोग जो हैं वो डिफरेंट सबको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो मुनाफकत आ जाती है, समझ लें आपके अंदर कि आप खुद यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर वट अदर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई। इनोवेशन कहाँ से आती है? ओरिजिनलिटी से। जब हर बंदा एक ही सोटी से हाँका जाएगा तो वो फिर वैसा ही बनेगा ना, वो उसमें से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कुछ नई चीज़ निकलेगी। तो कोई भी काम होगा उसके अंदर लीड लेने से घबराएंगे हम लोग, ये ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यार पता नहीं फलाने बंदे को वो चीज़ सही लगेगी कि नहीं, या फलाने को सही लगेगी कि नहीं, मैं इसके अगेंस्ट ना कर दूं, मैं उसके अगेंस्ट ना कर दूं। ये घबराहट होती है, और तो कोई घबराहट नहीं होती। और वही जिस तरह मैंने कहा, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। फिर आपको इसी लो वैल्यू काम के लिए सिर्फ आप रह जाते हैं कि आपको बता दिया जाए क्या करना है, आप वो वैसे कर देंगे। अगर आपको कहें कि यार अच्छा बताओ इसका सोल्यूशन, वहाँ आप फंस जाएंगे। वहाँ पे आप, क्योंकि आपको अपना खुद सोचना पड़ेगा, आपको अपनी सोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आता हूँ मैं उसके ऊपर आता हूँ। अच्छा, यही जिस तरह इन्होंने सवाल किया कि बाहर भी ये सोशल वैल्यूज़ होती हैं, बाहर भी रिलीजन भी है, बाहर भी ये सारी चीज़ें हैं, तो काउंटर कल्चर मूवमेंट की रिसेंट मिसाल कोई बता सकता है कौन सी है? ये जो हमने अभी डिस्कशन की है इसकी बेस पे, कि कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसे लोग जिन्होंने ये सारी वैल्यूज़ शो की, उन्होंने अपने कल्चर के अगेंस्ट जाके काउंटर कल्चर क्रिएट कर दिया। वेस्टर्न कौन हैं? यूरोप वाले। तो अगर आप देखें कि अगर प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चले जाएं, काफ़ी पीछे चले जाएं, तो फिर तो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो मदीना में किया वो काउंटर कल्चर था। औरतों को जिंदा दफन कर लिया जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं, औरतों के हकूक़ नहीं है, उन्होंने आके दिए। XYZ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जो वहाँ के कल्चर में थी ही नहीं, उनका कल्चर का पार्ट था, उन्होंने उसको चेंज किया। लेकिन अगर रिसेंट टाइम की एग्जांपल्स देखी जाए, किसने? इमरान खान। जब वो नवाज शरीफ ने दी थी तब आप कह रहे थे हैं, अब आप कह रहे हैं इमरान खान ने दिए तो ठीक। चलें, सियासी लंबा हो जाएगा काम में भी टाइम थोड़ा है। तो अच्छा, अब ये रिसेंट एग्जांपल इसकी क्या है? अगर आप ये देखें कि जो ईस्टर्न अमेरिका था, वो था सबसे पहले जो इंग्लैंड के लोग जब आए और उन्होंने जिस एरिया को बनाना शुरू किया वो ईस्टर्न अमेरिका था,
ठीक है। तो ईस्टर्न अमेरिका के अंदर जैसे यॉर्क, इंग्लैंड के अंदर कुछ है तो उन्होंने यहाँ पे न्यू यॉर्क के नाम से बनाया, न्यू यॉर्क, न्यू फलाना, न्यू, हर चीज़ के साथ न्यू लगा के उन्होंने वहाँ पे वही चीज़ बनाने की कोशिश की जो वहाँ थी, ठीक है। तो अगर आप ईस्टर्न अमेरिका में जाएंगे ना तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे हर चीज़ के ड्रेस कोड्स हैं, ऑफिस जाना है फलाना आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, आपने ये काम कर रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए ड्रेस कोड, खाना अगर आप ये चाय के कप ही हैं इसमें कावा नहीं आप डालना, चाहिए डालनी है, हर चीज़ डिफाइंड, कटलरी के जी ये वाला कांटा इस्तेमाल करना इस काम के लिए, ये कांटा इस काम के लिए, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफाइंड, इस लेवल की डिफाइंड। वो क्योंकि वो इंग्लैंड वाले भी इसी उस पे, ब्रिटिश जो था वो इसी उस पे चलता था सोच पे, कमांड एंड कंट्रोल, बड़ा यूनिफॉर्म्स और एवरीथिंग, ठीक है। तो वेस्ट का अगर आप अमेरिका को देखें तो उसको कहते थे वाइल्ड वेस्ट। तो हिपीज मूवमेंट का किसी ने नाम सुना है? हिपी मूवमेंट ये थी कि जो वेस्ट था ना अमेरिका, वो जिद में आ गए, वो चिढ़ गए इससे कि यार ये क्या हर चीज़ के पीछे ही जी ये यूनिफॉर्म ये फलानी। तो आप देखेंगे कि वो जो काउबॉय कल्चर और वो जो वहाँ पे वो बिल्कुल खुले खुले पजामे उन्होंने पहनना शुरू कर दिए और कितने कितने दिन नहा नहीं रहे और वो वही पहना हुआ है सारा कुछ, कि वो बस खिलाफ हैं उसके, जो ईस्ट में हो रहा है उसके हमने उल्ट चलना है। तो वो काउंटर कल्चर उन्होंने वहाँ पे क्रिएट करना शुरू किया कि जो वो कर रहे हैं ना हमने उसकी उल्टी जाना है। वो गोश्त खा रहे हैं हमने गोश्त खाना छोड़ देना है, हम वेजिटेरियन हैं, हम पत्ते खाएंगे। उन्होंने हर चीज़ पे जिद डाली। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो इतने आज़ाद हो गए अपने माइंड में कि वो घरों का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया उन्होंने। वो वैनों में, वो जो आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर, वो वैन में रह रहा है कोई बंदा, ये वो वेस्ट अमेरिका के लोग हैं, उसी एरिया को दिखाएंगे जब वो आपको दिखाएंगे कि वो गाड़ियों में रह रहे हैं, वैन्स में रह रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा जी घर नहीं, अब हम जहाँ दिल करेगा वहाँ सोएंगे जाके, तो हम कभी वहाँ जाके सोएंगे, कभी वहाँ जाके सोएंगे, ये उसके पीछे फ़िलॉसफी थी। तो उन्होंने शहर के शहर बदल गए, शहरों ने पूरा, टेक्सास आप देखेंगे जाके वो बिल्कुल ऑपोजिट है अगर आप ईस्ट अमेरिका में न्यूयॉर्क में चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो उससे हुआ क्या, स्टीव जॉब्स भी हिप्पी था, मादर पिदर आज़ाद, नंगे पांव फिरने वाला, इतना बदबूदार कि वो एम्प्लॉयज़ कंप्लेन कर रहे हैं ज़ीरोक्स वालों जहाँ पे वो काम करता था कि जी इसको घर भेजें, हमसे नहीं बर्दाश्त होती इतनी स्मेल। तो वो उसको अच्छा, वो वहाँ पे जो, क्योंकि सीईओ भी फिर वो उसी मेंटेलिटी का मादर पिता, वो उसे कह रहा है कि यार या तो नहाया या जो है ना रात को आ जाएगा जब कोई नहीं होता। और स्टीव कहता ठीक है मैं रात को आ जाऊँगा, वो रात को आता रहा, फिर नहाया नहीं कि भाई नहीं, क्यों मैं किसी की वजह से मैं क्यों नहाऊं भी, क्यों मैं किसी की वजह से, अपनी वजह से नहाऊंगा, अपना दिल करेगा तो नहाऊंगा, मैं किसी की वजह से क्यों नहाऊं। इतने वो मेंटली आज़ाद। अच्छा, एम ही दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी। वो स्टीव जॉब्स आया यहाँ इंडिया में, 2 साल मंदिर में बैठा रहा, मॉन्क्स के साथ बीच में बस बैठा है जी, डिस्कवर कर रहा है पर्पस ऑफ लाइफ। अब आप जाके घर अपने अब्बू को कहें ना मैं अफ्रीका जाना है और मैं अपना लाइफ का पर्पस डिस्कवर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा आपके साथ? तो ठीक है, तो उन्होंने, तो ये जो आप देखेंगे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये सारे उस एक मेंटालिटी से लोग निकले थे जिन्होंने अपने ब्रेन्स को फ्री कर दिया था, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं। गूगल की अगर आप एग्जांपल देखें, गूगल के साथ इन्वेस्टर मीटिंग करने के लिए आया बहुत बड़े। तो अब आप इन्वेस्टर अगर यहाँ आपके किसी स्टार्टअप पे अगर आपसे मिलने के लिए आया, आप तो सूटिड बूटिड बैठे होंगे कि जी मैं इसके सामने अच्छे से अपना प्रेजेंट करूँ पोर्टफोलियो सारे। वो गूगल के वहाँ पहुँचे इन्वेस्टर्स, वो एक जॉगिंग करके आ रहा है कच्छे के अंदर और एक ने डोले उठाए हुए हैं और पसीनों पसीने हुए हुए हैं और ऐसे ही आके इन्वेस्टर्स के आगे बैठ गए। क्योंकि वो क्यों इस मेंटालिटी में ऐसी सोच कैसे आ सकती है कि आप बिल्कुल अपनी अपीयरेंस को भी छोड़ दें, आप हर चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ आपने, जो काम आपका है ना, जो आपकी सोच है वो इतनी बड़ी है कि लोग आपके ये नहीं देखेंगे कि आपने कच्छा पहना हुआ है। वो यही हुआ ना, गूगल को इतनी फंडिंग कैसे मिली शुरू में, क्योंकि वो काम उनका ऐसा था। तो क्यों, अगर आप अभी सिलिकॉन वैली चले जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपने इस तरह सूट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, वो आपको वाजे मारते हैं लिटरली। आप गुजर रहे हैं, गली से गुजरे हैं, आपको कहेंगे वो सूट वाला, मतलब प्रॉपर आपके ऊपर नेम्स कॉलिंग होती है कि वो इतना अभी भी नफरत करते हैं उससे
कि ये सूट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये रिसेंट एग्जांपल है। तो इसमें आप देखें एप्पल ने, स्टीव जॉब्स ने जो काम किया, पूरी दुनिया $1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी, मतलब अगर आप बनाएं तो एक 10वां मुल्क दुनिया का बड़ा बन सकता है सिर्फ अगर एप्पल को आप अलग कर दें, उसका इतना रेवेन्यू है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, गूगल को देख लें, सारे इस तरह के बड़े नाम हैं जिन्होंने दुनिया बदली है। फिर कैसे बदली है? ऐसी चीज़ें सोची हैं जो पहले कोई सोच ही नहीं रहा था। तो वो उसको स्टीव जॉब्स के बारे में कहते हैं कि वो लोग उससे जब नॉर्मल, हम जैसे लोग उससे नॉर्मल बात करते थे तो वो कहते थे उसकी इर्द गिर्द ना एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड थी, कि वो उसके साथ जब आप बात कर रहे हैं तो रियलिटी को तो आप भूल ही जाए ना कि रियलिटी क्या है। वो आपको कहेगा बस मैंने स्टेज पे जाना है और मैंने लैपटॉप जो है ना इन्वेलप के अंदर से निकाल के दिखाना है, बस आपको वो ये कहेगा और ये हो सकता है, करो जैसे मर्जी। इंजीनियर्स रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, उनको गालियां दे रहा है, बुली कर रहा है, लेकिन क्या है ये हो सकता है। वो हुआ है। फिर 2004 में, किस साल में, मैकबुक एयर उसने इन्वेलप के अंदर से ऐसे स्टेज पे निकाल के दिखाई है। तो क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड तब बनती है जब आप अपनी ये जो अपने हमें जो डब्बों में बंद किया गया ना, इन डब्बों से आज़ाद अपने आप को, इनसे भी बाहर निकल के सोचें और इनसे आगे देखें कि क्या है। तो इसमें क्या है कि जिस तरह मैंने रिबेलियंस अगेंस्ट कल्चर, अब हर चीज़ के पीछे नहीं कि जाए खड़े हो जाएंगे जी, ये भी हर चीज़ के पीछे नहीं, आप अपनी लिमिट्स खुद, कोर वैल्यूज़ की लिमिट खुद डिफाइन करें कि क्या ऐसी चीज़ें, इस्लाम अच्छा मेरा एक दायरा है, मैंने ये चूज़ किया है। अगर आप देखें जो हमने पीछे जितने भी दायरों की बात की उनमें से हमने चूज़ कोई नहीं किया सिवाय फ्रेंड्स के। रिलीजन भी हमें पैदा होते मिल गया, सोसाइटी भी हमें पैदा होते ही मिल गई है, फैमिली भी हमें पैदा होते ही मिल गई है। सिर्फ फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो हम बाय चॉइस चुनते हैं, बाकी चीज़ें तो आपको एज इट इज़ मिल गई हैं बस। तो कभी हमने उनके बारे में सोचा है कि ये क्या जो हमें कहा जा रहा है ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें ईदी की आपने मिसाल दी है। ईदी जैसे दूसरे मुल्क वाले ये कहते हैं एक ईदी दे दो अपना, हमसे 1 लाख बंदा ले लो। इतना पोटेंशियल एक बंदे के अंदर, वो कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा हमारे से मुल्क से ले जाओ और एक ईदी अपना हमें दे दो। ऐसी क्या बात है? एक बंदे में इतना पोटेंशियल अगर हो सकता है, अगर वो ईदी आम आदमी था ना, कोई उसके पास कोई मोजज़े तो नहीं थे, आम इंसान था, लेकिन उसका पोटेंशियल कितना। स्टीव जॉब्स आम इंसान था, इतना पोटेंशियल वो पूरी दुनिया में। नहीं, देखें बात यह है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, कि मैंने ये डिसाइड किया है या हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया है, पर्सनल लेवल पे मैंने ये डिसाइड किया है कि जी मैंने इंटरेस्ट से रिलेटेड मामलात में नहीं, ना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी है जहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, ना पैसे ऐसे सेविंग अकाउंट में रखने हैं। जितना बच सकता हूँ आई विल डू माई बेस्ट कि मैं उतना बच सकूँ। हमारी कंपनी भी कभी भी अगर हमें किसी कोई बड़ा काम करने के लिए हमें कोई लोन लेना पड़े, इंटरेस्ट फ्री, हम इंटरेस्ट के साथ नहीं, पार्टनरशिप पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ, लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं, रिश्वत नहीं देनी कहीं पे भी। यह मज़हब भी कह रहा है आपको, लेकिन मैंने ये बाय चॉइस डिसाइड किया कि अब आपके पेरेंट्स में, आगे पीछे लोगों में होंगे जिनके सेविंग अकाउंट चल रहे हैं, उसमें सालाना प्रॉफिट आता है जितना भी आता है, तो वो क्या उसके आगे नहीं आप कह सकते कि यार अच्छा करंट अकाउंट कर लेते हैं सारे घर वाले, इसमें तो कोई नहीं है ना। आपने डिसाइड किया कि मैं रिलीजन के साथ चलूंगा इस मामले में, मैं सोसाइटी के साथ नहीं चलूंगा इस मामले में। दहेज है, मज़हब में तो नहीं है, सोसाइटी में है ना। आप डेलिब्रेट इसके ऊपर एक सोच रख सकते हैं कि यार ये मैंने नहीं करना, या ये पेरेंट्स को कह सकते हैं ना कि यार ये मज़हब में नहीं है, आप फिर क्यों मुझे प्रेशर करें। उसमें कन्विंस करने में मसला नहीं आएगा, नीयत होगी तो जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी की तरफ से जो चीज़ें इम्पोज्ड हैं, उनमें आप खुद डिसाइड करें कि यार ये मैं कर लूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। जब हम एज इट इज़ चले आ रहे हैं ना, तो तब मसला होता है कि हमने अपने आप को रियलाइज़ ही नहीं किया कि यार मैं हूँ कौन, क्या मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मेरी फैमिली को अच्छी लगती हैं। अक्सर आप देखेंगे घरों में वो ख़वातीन बैठी किसी की चुगलियाँ कर रही होंगी, तो हम यंगस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार अच्छा ये बातें नहीं करनी चाहिए ना बैठ के। हमने कभी उसके बारे में कुछ किया या कुछ सोचा? वहाँ पे तो हम चुप रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं अच्छा यार ठीक है, चला आ रहा है, मामले इस तरह ही चलते आ रहे हैं, तो बस ठीक है चलते रहें, ऐसे ही चलते रहें। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आए, यार दिस इज़ समथिंग जो मुझे पसंद नहीं है। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी ना, क्लैरिटी ऑफ आपको अपनी लाइफ में, आपके सारे डिसीजंस में जब क्लैरिटी आएगी ना, आपके रिलीजन, ट्रेडिशंस और फ्रेंड्स ये सब आपकी पावर बन जाएंगे।
रेदर देन ये आपको नीचे खींचें, ये आपकी पावर बन जाएंगे। हमारी कंपनी में हसूल ये रिश्वत, वो उसने लगाई हुई थी टैगलाइन, हसूल ले रिस्क के इबादत, वो जो है वो हमारे रिलीजन से हमने लिया हुआ है। क्यों? इंटरेस्ट फ्री काम करते हैं। जहाँ पे फिनटेक इंडस्ट्री का इसने आसिफ ने जिक्र किया, हम फिनटेक में सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स करते हैं जहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, और 80% पाकिस्तान में आईटी का जो बिजनेस है वो फिनटेक में है, और हमारे लिए वो पूरा वर्टिकल इनवैलिड है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। हमने फिनटेक का सिर्फ वो काम किया जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कभी रिश्वत दे के नहीं लेते, ये हमारी वैल्यूज़ का पार्ट है। तो रिलीजन भी आपको आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, ट्रेडिशंस भी सपोर्ट करेंगे, दोस्त भी करेंगे। वो दोस्त जो कि आपकी टांगे खींच रहे हैं अभी, क्योंकि कोई बंदा आपको सिर्फ तब आपको कह सकता है कि नहीं नहीं यार तू छोड़, मैं तुझे बताता हूँ, ये तब कह सकता है जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी। जब आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा, आपके डिसीजन इन्फॉर्म्ड होंगे, तो आपको आपका कोई दोस्त जब कह रहा होगा ना कि मैं तुझे बताता हूँ, तू कहेगा मैं बताता हूँ तुझे, तू मुझे बताता नहीं। तो कोई भी आपको ये कहेगा ना कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो, पढ़ना क्या है, आगे क्या करना है, कैरियर में क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप फिर खुद वो चीज़ें डिसीजंस लेंगे, और आपको ये सब लोग सपोर्ट करेंगे। जब वो देखेंगे ना कि यार इस बंदे को इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, एक पर्पज़ है, किस चीज़ के पीछे जा रहा है, देन दे विल सपोर्ट यू। जब हम वेग होते हैं और हमारा माइंड उनको नज़र आता है कंस्ट्रेंड है, तब वो आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। जब उनको ये नज़र आता है कि हम उस डब्बे से नहीं, क्योंकि वो उन्होंने खुद बनाया हुआ एक डब्बा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब आप इससे किस तरीके से निकल आएंगे। आप नहीं निकल सकते जब तक आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगा। तो ये पढ़े कोई क्या लिखा हुआ है? पढ़ना नहीं आता किसी को? इसका क्या मतलब है? ये पंजाबी सूफी शायर हैं, ये कहते हैं कि ला इलाहा दी रम्ज निराली, कि हमारा जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा का मतलब है कोई माबूद नहीं, उसके बाद आता है सिवाय अल्लाह के। पहला पार्ट हमारा क्या है? ला इलाहा। तो जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के पास, कोई सुना होगा आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो उनके पास कोई एथिस्ट आता है ना, तो वो कहते हैं कि मैं उसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। क्यों करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट? इस वजह से करता हूँ कि जब कोई हिंदू मेरे पास आता है ना किसी भी दलील के साथ, तो पहले मुझे उसको हिंदुइज्म से हटाना पड़ता है, फिर मैं इस्लाम की तरफ लेके आता हूँ। पहला स्टेप ये है कि एग्जिस्टिंग बुत तोड़े जाएं अपने माइंड के, अपनी चेन्स एग्जिस्टिंग तोड़ी जाएं, फिर डिसाइड किया जाए कौन माबूद है, कौन क्या हमने चुनना है अपने लिए। तो हमारा रिलीजन भी हमें ये सबक दे रहा है कि ला इलाहा, पहले अपने आप को फ्री करो फिर चूज करो। हमने तो ये काम किया ही नहीं कभी, हम तो चले आ रहे हैं, वैसे ही चले आ रहे हैं। तो इसकी मैं रिसेंट केस स्टडी देता हूँ क्विकली, कि हमारी कंपनी, कि हम अपनी ये जो मैंने आपको सारा बताया, ये हमारी कंपनी की वैल्यूज़ का पार्ट है। हम जब तक हमारे सारे एम्प्लॉयज़, जितने भी लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मेंटली आज़ाद नहीं होंगे, इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, तो क्लाइंट अगर कुछ गलत रिक्वायरमेंट दे रहा है तो हम उसे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे उसने कहा है कर दो, 1+1 11 है तो कर दो बस। और सब कॉन्टिनेंट के डेवलपर्स का और ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कंप्लाई करते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप जैसे कह रहे हैं। हमारे टाइम नहीं है, काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट्स हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आए कि ये बना के दे दो, हमने कहा ये फेल हो जाएगा, हम नहीं बना के दे रहे, ऐसे होना चाहिए। और अली फैलान, मुशर्रफ जैदी का शायद नाम सुना, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, एजुकेशन बेस्ड कैंपेन्स थी $25 मिलियन की, उनको वो अपना लेके आए प्रोजेक्ट, हमने कहा ये तो फेलियर की तरफ है, आम आदमी जो आप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, ये इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए। ही वॉज ब्लोन अवे। वो कहता है यार मुझे तो, मैं 10 कंपनियों के पास जा चुका हूँ, मुझे तो किसी ने ये कहा ही नहीं, उन्होंने तो बस कोटेशन दे दी है मुझे चुप करके। आप लोग कौन है जो आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि इससे कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो ये मेंटालिटी हम हर लेवल पे चाहते हैं कि सेल से लेके प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन तक ये मेंटालिटी चाहिए हमें, कि जहाँ पे हम क्लाइंट को क्वेश्चन करें, उसको रास्ता दिखा सकें। हमसे वो लो वैल्यू बस बिठा के कोडिंग लिखवाने वाला काम ना कराए, हम हाई वैल्यू काम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दुनिया में नाम उन्हीं लोगों का है जो हाई वैल्यू काम करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं।
तो हमने क्या किया, ये 2011 की बात है जब हम लोगों ने कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। तो आमतौर पे बिजनेस कार्ड्स आपने देखा होगा इस तरह के ज़रा बने होते हैं, लोगों के तस्वीर भी नहीं होती, इवन खाली नाम शाम, और बड़े प्रोफेशनल किस्म के सिंपल डिज़ाइन और सारा कुछ। तो हमने सारी कंपनी के लोगों को ऑप्शन दिया कि ये कार्ड चुन लें या ये वाला कार्ड चुन लें। ये दूसरा डिज़ाइन हमने बनाया। हमारे इस वक्त कार्ड सारे ऐसे हैं। ये जब कंपनी में पोल हुआ तो 48% ने येस का और 52% ने नो का, कि ये वाले कार्ड नहीं होने चाहिए जो आप कह रहे हैं, बिजनेस कार्ड ऐसे नहीं होने चाहिए, आपका जो ऑफिस का कार्ड होता है। उन्होंने कहा ऐसे ही होने चाहिए। तो इनसे जब पूछा गया कि क्यों, तो ये भाईजान आप पढ़े ज़रा क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ये कार्ड तो हमें कोई सीरियस ही नहीं लेगा, इन कार्ड्स को हमें माँ बाप भी सीरियस नहीं लेंगे, हमें कोई बाहर वाला भी कोई सीरियस नहीं लेगा। वो कहेगा ये किस तरह के कार्ड हैं आपके, आप ये कौन से ऑफिस में काम करते हैं, वो बच्चे हैं आप, क्या हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों के इस तरह के बड़े बड़े मैसेज सीईओ को भी आ रही हैं, ईमेलें आ रही हैं, ये कार्ड ना करें तबाही हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वी वेंट अहेड विद दोज कार्ड्स एनीवेज। उससे हुआ क्या, अब वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट किस्म का कार्ड हर कंपनी का है। तो जब ऐसा कार्ड लोगों के हाथ में आया, उन्होंने जहां दिखाया वो देख के हुए वो ये क्या, नोटिस कर लिया फौरन कि अच्छा यार ये डीपीएल भी कोई कंपनी है। आपकी ब्रांड अवेयरनेस हुई कि यार शायद कंपनी है, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, इनका कार्ड देखो कैसा है। उनके माइंड में आप रह गए कि यार शायद डीपीएल के बंदे हैं। ये जो जिस बंदे ने लिखा है कि कंपनी का मिशन पूरा हो जाएगा बट मैं नाके पे पकड़ा जाऊंगा, तो नाके लगे होते थे रेड जोन में जब हमारा ऑफिस था ना, तो सुबह आते हुए वो वहाँ पे कार्ड चेक करते थे, फिर आपको आगे जाने देते थे वहाँ पे ना। तो वो पहले जब ये नॉर्मली आते थे तो वो जब उन्होंने ये कार्ड दिखा दिया उनको, एक पुलिस वाले ने देखा है ये क्या कार्ड है। अब अगले दिन जब वो आया तो उसको वो वैसे ही बंदा याद था, ये जो नाके वाला है। उसने कहा चलो जो बगैर कार्ड देखे ही। क्यों? क्योंकि आप उनके माइंड में बैठ गए। क्रिएटिव माइंड्स अट्रैक्ट होते हैं, जो और देखते हैं लोग, कोई स्टूडेंट्स, कोई आगे पीछे लोग कहते हैं यार अच्छा ये लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, इनके कार्ड्स ही देखें कितने फ़र्क हैं। कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, यार आपका कार्ड ऐसा क्यों है, इसमें ये जेल का क्यों बना हुआ है। तो आपसे एक कन्वर्सेशन स्टार्टर आपको मिल जाता है। ये अब इस तरह, ये इसके इनके बाल लगाए हुए, इतने बाल इनके हैं नहीं, इसी तरह डिफरेंट हैं वो आप लोगों के देखेंगे ना, कार्ड से जाए के अपना कार्ड दिखाएं, वो किसी का बाल लगे हुए हैं, मेरे पीछे तलवारें 2 लगी हुई हैं। तो वो बल्कि वहाँ मैं यूरोप गया तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उसने बंदे ने जो इमिग्रेशन वाला ठप्पा जिसने अंदर जाने के लिए लगाना था, उसने कार्ड पकड़ लिया मेरा। तो अब मैं कहूँ ये तो मुझे जिहादी समझेगा, पाकिस्तान से आया है और तलवारें हैं ये वो। तो मैं उसे कहा, तो उसने फिर मेरे से डिटेल, उसने 25-30 मिनट लगाए। वो 250 बंदे की लाइन लगी हुई है, उसने 25 मिनट लगाए मेरे साथ सिर्फ वो कार्ड दे के। तो लेकिन वो भूला नहीं होगा मुझे अब, क्योंकि वो कार्ड ऐसा था। तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जनरल परसेप्शन आपकी। तो ये जो काउंटर कल्चर की स्टेटमेंट है हमारी ना, ये स्लैप ऑन द कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट में जिस तरीके से काम होता है वो तो यस सर, आप सीनियर को सवाल नहीं करते। सीनियर ने कह दिया ना कि यार एक ऐसे बना के दे दो, मुझे कोड करके दे दो, डेवलपर को कह दिया, वो आप करके देंगे। आप तो उससे सवाल नहीं करेंगे कि नहीं यार ये मैंने कल नई चीज़ पढ़ी है, उसमें ये ऐसे होता है, ये करते हैं। आप कभी भी नहीं कहेंगे, आप बस वो जो उसने कह दिया वो करके दे देंगे। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। तो कॉर्पोरेट में भी यही होता है, हायरार्कीज होती हैं। तो जो आपसे ऊपर वाला है आपने उसे यस सर करना है, और जो आपसे नीचे है आपने उससे यस सर करवाना है। हमने जब पहली बार अपनी कंपनी में मना किया कि आज के बाद कोई सर नहीं गएगा हमारी कंपनी में, तो 19 रेजिग्नेशंस आए सीईओ को, 19 रेजिग्नेशंस, ऑल फ्रॉम सीनियर फोक्स। क्यों? वो कहते हैं कि यार हम तो इस उससे चल रहे हैं, हमसे तो जब कोई पूछता है कि आप कितने काबिल हैं, तो हम बताते हैं हमारे नीचे 15 बंदे लगे हुए हैं। आप तो फ्लैट हायरार्की ला के सर ख़त्म करके वो 15 बंदे वाला नीचे से निकाल ही रहे हैं। हमें लोग हमें कैसे जज करेंगे कि हम ऑफिस के अंदर ज़रा चीते बंदे हैं,
हमें तो इसी बेस पे कि ना, अभी भी कोई बड़ा पूछता है ना ऑफिस, हमसे मुझसे ही पूछते हैं, तो वो ये पूछता है कितने बंदे थले। क्यों ये मेंटालिटी क्यों है कि नीचे की होंगे बंदे तो फिर ही मैं हूँ तोप, अगर मेरे नीचे कोई बंदा नहीं है तो मैं तोप नहीं हूँ। तो हमने जब ये ख़त्म किया तो 19 रेजिग्नेशन इस वजह से आए कि यार हम अपने ऊपर वाले बंदे को सर कह रहे हैं कि हमें नीचे से कोई सर कहता है। अगर हम आगे किसी को सर नहीं कहेंगे तो नीचे वाले भी हमें सर कहना बंद कर देंगे। तो सीनियर लोगों के लिए इतना मतलब ये हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कोई जूनियर एक लेवल पे सारे खेलें। हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल है। तो हमने यहाँ पे कल्चर बनाया है कंपनी के अंदर, जहाँ पे हम वो अभी कोई टूर देगा आपको ऑफिस का तो उसमें बताएंगे, वो सरकार वहाँ पे पड़ा हुआ है कि कोई भी ऑफिस में सर बोलता है तो 50 रुपये उसको, 100 रुपये आजकल 50 ही है अभी, 50 रुपये उसके अंदर डालने पड़ते हैं कि वो माइंड करता है कि सिर्फ ऑफिस के अंदर सर वो है, सरकार हमारा वही है। तो अगर किसी और को सर कह दिया तो उसने बुरा मान जाना है, वो कहेगा मुझे पैसे दो, फाइन करेगा आपको। तो ये ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक लेवल पे बताया, इसके अलावा बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कल्चर को प्रमोट करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, और जिसकी वजह से फिर वी आर एबल टू डिलीवर इनोवेशन जितने भी बाहर कस्टमर्स को हम डिलीवर करते हैं। तो ये थी प्रेजेंटेशन। एंड में करूँगा एक शेर से, इरशाद। तो शेर है, वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख तो सही की करदे ने, नाओ करदे रिज्क जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने, कदे किसी ने पंख पखेड़ू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे करदे रिज्क जखीरा, बंदे भुखे मरदे ने। ठीक है जी।